पीएटी के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री, जो पूरे 200 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस को होल्ड करके रखता है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप 60 में 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएँ, वो भी सही सॉल्व करके आएँ। चलिए हम इसी प्रयास को आगे करते हुए इस एनिमल हस्बेंड्री का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोल्ट्री। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पोल्ट्री वे पक्षी होते हैं, वे सारे बर्ड्स होते हैं जिनको हम मांस उत्पादन के लिए, अंडा उत्पादन के लिए और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए पालते हैं, उनको हम बोलते हैं पोल्ट्री। इसके अलावा जो भी पक्षी होते हैं जिनके बारे में पढ़ा जाता है, जिनको हम जानते हैं इन पोल्ट्री के अलावा, उनके पढ़ाई को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। चलिए हम पोल्ट्री का एक नया जो चैप्टर है उसको देखते हैं। पोल्ट्री से जो मीट और एग प्रोडक्शन होता है, सबसे इन दोनों में जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट किस में होते हैं और कितने परसेंट में होते हैं? एग और मीट में। ठीक है, यदि हम पोल्ट्री का जो एग है उसमें कितने परसेंट कौन सा एलिमेंट होता है और कितने परसेंट उसके मीट में कौन सा एलिमेंट होता है, देखते हैं। पानी होता है अंडे में 66% पानी, मीट में 66.2% पानी होता है। प्रोटीन जो होता है अंडे में 13% प्रोटीन, उसके मांस में 21% प्रोटीन होता है। फैट परसेंटेज अंडे में 10% फैट होता है और मीट में 9% फैट होता है। मिनरल्स जो होते हैं 11%, एग में जो होता है मिनरल्स 11% होता है, खनिज, और 3.5% तक मीट में मिनरल्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एग में बहुत कम या नहीं के बराबर होती है और मीट में 0.3% कार्बोहाइड्रेट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पोल्ट्री ब्रीड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हर वक्त पूछे जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स होता है आना। ब्रीड्स को हम कई तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं मुर्गियों की। पहला हम बेस्ड ऑन यूटिलिटी उसकी उपयोगिता के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहाँ पाया जाता है उसके बेस पे कर सकते हैं। बेस्ड ऑन यूटिलिटी आप लोगों को पता है, मुर्गी से हमको मिलते हैं अंडे, मीट और डुअल पर्पस। डुअल पर्पस मीन्स जिससे अंडे और मीट दोनों के लिए पाला जाता हो। तो अंडे उत्पादन वाली कौन सी है? लेगहॉर्न है, मिनोक्रा है, एनकोना है और लेमिये है। और मीट उत्पादन करने वाली है ब्रह्मा, कोचिन, लैंगशेन, सनसेक्स। डुअल पर्पस है RIR मतलब रोड आइलैंड रेड, PMR मतलब प्लाईमाउथ रॉक और DOC मतलब डॉकरिंग। और बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको कहाँ पर पाया जाता है, उस एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एशियाई वर्ग होते हैं, अमेरिकन वर्ग होता है, इंग्लिश होता है, मेडिटेरियन रीजन मतलब भूमध्य सागरीय वर्ग। एशियाई वर्ग में कौन कौन सा होते हैं? ब्रह्मा, कोचिन और लैंगशेन। जो यहाँ पर इंडिया में जो पाए जाते हैं वो सारे के सारे एशियाई वर्ग में आते हैं। जितनी भी हमारी देसी नस्लें हैं वो सारे एशियाई वर्ग में आती हैं। अमेरिकन वर्ग में है RIR मतलब रोड आइलैंड रेड, NHS मतलब न्यू हैम्पशायर। इंग्लिश वर्ग में आता है सनसेक्स, कॉर्निश और ऑस्ट्रेलॉर। और मेडिटेरियन रीजन मतलब भूमध्य सागरीय जो वर्ग है उसमें आता है लेगहॉर्न, मिनोक्रा और एनकोना। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो प्रकार है वो है इंडियन ब्रीड्स, जो हमारे भारत में पाई जाने वाली जो मुर्गियाँ हैं उनकी ब्रीड्स हैं। पहला है असील, जिसको हम लखनवी मुर्गा या इंडियन गेम बर्ड के नाम से जानते हैं। इसको लड़ाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। दूसरा है बसरा। तीसरा है चिटगांव का हम चितागोंग या मलय के नाम से भी जानते हैं। और चौथा है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, कड़कनाथ। एक बात याद रखेंगे, कड़कनाथ का जो काला रंग होता है उसके खून में उपस्थित मेटामायोग्लोबिन नामक एक कंटेंट के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ जो इंडियन ब्रीड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रीड्स हैं उसके नाम कुछ इस प्रकार हैं, असील और कड़कनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से ये हैं। असील के कुछ प्रकार हैं। असील और भी बहुत प्रकारों के पाए जाते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए पियानु का टी चीजा। पी से पीला, या से याकूब, नू से नूरी, का से काजल, टी से टीकर, ची से चित्ता और जा से जावा। और दूसरा ब्रीड है कड़कनाथ। कड़कनाथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो MP झाबुआ जिले में पाया जाता है। ये अधिकतर बार पूछा गया है। और कड़कनाथ आपको जैसे पता होगा, कड़कनाथ का पूरा बॉडी काला होता है। वो एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है मेटामायोग्लोबिन, जो उसके खून में प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई उसका पूरा बॉडी ब्लड, बोन
सब काला होता है। अगला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ होल या मुर्गी का पाचन तंत्र। इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछे जाते हैं, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, पहला मुर्गी का जो सत्य आमाशय किसको बोला जाता है? प्रोवेंटिकुलस को। मांसल आमाशय या जो मस्कुलर स्टोमक होता है वो किसको बोला जाता है? गिजार्ड को। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? फूड एब्जॉर्प्शन, खाना को अवशोषित करने का काम करता है छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत का काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि मुर्गी में मिल्क ग्लैंड के नाम से किस अंग को जाना जाता है? तो वह है क्रॉप। क्रॉप को मिल्क ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मुर्गी के, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आया क्वेश्चन कि मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है, तो वहाँ पर आंसर होगा 52 से 59 ग्राम, मतलब 52 टू 59 ग्राम्स। ओके। और है ट्रू वेट ऑफ एग, मतलब अंडे का सत्य भार कितना होता है? औसत और सत्य, औसत में औसत वाला आंसर होगा और सत्य में जो होगा वो होगा 56 ग्राम्स, 56 ग्राम उसका ट्रू वेट होता है। एग शेल जो होता है, अंडों के ऊपर का जो कवच होता है, वो किस से बना होता है पूछा जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। और फ्यूमिगेशन चेम्बर, जब हम अंडे को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, क्योंकि वो जहाँ से आता है वहाँ हो सकता है बहुत सारे पैरासाइट्स हों, बहुत सारे प्रकार के माइक्रोब्स हों जो अंडे को ख़राब कर सकते हैं और उसके साथ साथ बाकी अंडे को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए हमको उसको उस अंडों में फ्यूमिगेशन की जो प्रोसेस होता है उसको करना पड़ता है। उसके दौरान हमको फ्यूमिगेशन में CH2O और KMnO4 मतलब फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट का धुआं दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर से जितने भी माइक्रोब्स हों वो नष्ट हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। और यदि मान लीजिए इसका जो दुष्प्रभाव है, ये अगर जैसे माइक्रोब्स को मार देते हैं, उसके बाद ये अगर अंडे पे हैं तो वो हो सकता है अंडे को भी ख़राब कर दे। तो उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए फिर हम इसको जो ट्रीटेड एग्स हैं उसको हम लोग अमोनिया से ट्रीट करते हैं, ताकि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ख़त्म हो सके। अंडा जब हम पोल्ट्री हाउस से लेकर आते हैं, पोल्ट्री फार्म से लेकर आते हैं, तब हमको उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में एग्स होते हैं। ठीक है, तो एग का स्टोरेज हम नॉर्मली अगर हमको करना है तो हम 20 से 21 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको अंडे को मार्केट में उतारना है, तब हम तो उसको एक दिन बाद 48 आवर्स के बाद मार्केट में हम ले जा सकते हैं। लेकिन यदि हमको उससे चूज़े निकालने हैं, हमको नेक्स्ट जनरेशन लेना है, तो उस कंडीशन में इंक्यूबेटर खाली होना ज़रूरी है। यदि इंक्यूबेटर खाली नहीं है तो हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण यदि हमको 3 दिन से कम या 3 दिन तक अगर हमको अंडे को रखना है तो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस पर हम रख सकते हैं। यदि 3 से 7 दिन तक, मतलब 3 दिन से 1 हफ्ते तक, 3 से 7 दिनों तक अगर हमको रखना है तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेंटेन करके हम अंडों को स्टोरेज कर सकते हैं। और यदि 7 दिन से ज़्यादा रखने का कंडीशन हुआ तब हम लोग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस पर अंडों को स्टोर करके रख सकते हैं। एक बात याद रखेंगे, अंडों का जो स्टोरेज है वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारणवश हो रहा है तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस पर हम अंडों को स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोरेज के बाद मुर्गियों में जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो 13 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से हैं: ABCDEHIJKLNPR। ये 13 प्रकार के जो रक्त समूह हैं वो मुर्गियों में पाए जाते हैं। फिर RJF, इसको याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन जो होंगे PAT के उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए। जितने भी डोमेस्टिक ब्रीड्स हैं, जितने भी ब्रीड हम फार्म में पालते हैं या घरों में पालते हैं, उनका पूर्वज कौन है या उनका एंसेस्टर कौन है, तो होगा रेड जंगल फॉल। RJF उनका एंसेस्टर है। और मुर्गी के जब चूज़े निकलते हैं अंडे से, तब से 5 महीने के बाद वो कॉमर्शियली पालने के लिए या कॉमर्शियली प्रोडक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है।
हमने स्टोरेज देख लिया। अब स्टोरेज के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है इंक्यूबेशन, मतलब अंडों से चूज़ों को निकालने की क्रिया। उसके लिए एक मशीन होता है जिसका नाम है इंक्यूबेटर, आप लोगों ने सुना भी होगा। उसके अंदर हम टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। यदि उसको हम फ़ारेनहाइट में बोलें तो 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। आप लोगों को पता होगा, यदि पता नहीं है तो याद रखिएगा, अंडे से चूज़े 21 दिन में बाहर आ जाते हैं, मतलब अंडों के अंदर चूज़े जो हैं 21 डेज़ में डेवलप हो जाते हैं। तो इस इंक्यूबेटर में जो ह्यूमिडिटी है स्टार्टिंग के 18 दिनों तक, जब इंक्यूबेटर में हम रखें तब से 18वें दिन तक 60% ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखा जाता है, और लास्ट के जो 3 दिन होते हैं तब 70% रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लास्ट के 3 दिन में ह्यूमिडिटी 10% बढ़ाने पे उसका जो एग शेल है वो नरम हो जाएगा, जिससे जो अंदर का चूज़ा है उसको निकलने में आसानी होगी। और अंडों को जब इंक्यूबेटर में रखा जाता है तो उसमें 2 बार परीक्षण किया जाता है कि अंदर के जो चूज़े हैं वो ठीक हैं कि नहीं, डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, किसी प्रकार का मांस का टुकड़ा तो नहीं है, खून का धब्बा तो नहीं है, या क्वालिटी ख़राब तो नहीं है। तो पहला जो परीक्षण करते हैं हम 5वें से 7वें दिन में आर्टिफिशियल लाइट में हम चेक करते हैं अंदर सब सही है, और दूसरा जब करते हैं वो है 14वें से 18वें दिन में। 14 से 18 दिन बाद या 14 से 18 दिन के बीच में हम एक बार फिर चेक करते हैं आर्टिफिशियल लाइट के द्वारा कि अंडों के अंदर का जो वातावरण है या अंडों के अंदर का चूज़ा है ऐसा कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। चलिए अब हम कैटल्स की ओर जाते हैं। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीईटी में हर बार इससे एक क्वेश्चन एटलीस्ट देता ही है। टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काऊ। जो आप लोगों को पता होगा उसके बारे में, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है वो होता है आमाशय, जिसको बोला जाता है स्टोमक। इसके 4 भाग होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। पहले के जो 3 भाग होते हैं रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, इसमें माइक्रोब्स के द्वारा ही पाचन होता है, और एबोमेसम में इसमें एंजाइमेटिक या हार्मोन अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं जो डाइजेशन में। यहाँ से माइक्रोब जब भोजन का पाचन कर लेते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट जो जिसका पाचन नहीं हुआ होता है वो एबोमेसम में जाता है, जहाँ पर जो बायोकेमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो इनके पाचन का कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बातें हैं, पहला ये जो 3 है रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, इसमें माइक्रोब्स का पाचन होता है, माइक्रोब्स द्वारा पाचन होता है। और इन चारों भाग में ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रूमेन, सबसे बड़ा भाग होता है रूमेन। और कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है वो है रेटिकुलम। ओमेसम जो होता है उसके अंदर की जो संरचना होती है वो पत्ती के समान दिखती है, जो पेड़ के पौधों की पत्ती होती है उसके समान वो स्ट्रक्चर दिखता है। और अंत में जिसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे वो है सत्य आमाशय। गाय का या गाय के पाचन तंत्र का सत्य आमाशय किसको बोला जाता है? तो वो है एबोमेसम को। इसको याद रखेंगे, ट्रू स्टोमक या सत्य आमाशय किसे बोला जाता है? एबोमेसम को। अब हम देखते हैं गाय के जो पाचन तंत्र के और 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। इस पर जो इम्पोर्टेंट भाग याद रखने वाली चीज़ है वो है 40 मीटर इसकी जो टोटल लेंथ होता है, टोटल लंबाई 40 मीटर होती है। और जो बड़ी आंत है उसकी टोटल लंबाई होती है 11 मीटर। यदि आपसे पूछा जाए छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो याद रखेंगे हम 3 भागों में बांटते हैं छोटी आंत को, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। तो जो जेजुनम है वो सबसे बड़ा भाग होता है, 38 मीटर का जो लेंथ है वो अकेले जेजुनम कवर करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत का जो सबसे बड़ा भाग है वो है कोलोन। बड़ी आंत को हम 3 भागों में बांटते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, जो जिसमें 10 मीटर का जो पार्ट है वो अकेला कोलोन कवर करके रखता है। और 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपको याद होने चाहिए। रूमेन जो अमाशय का सबसे बड़ा भाग जो होता है रूमेन, वो पूरे
डाइजेस्टिव सिस्टम का 80% पार्ट जो होता है वो होता है रुमेन, और जो रेटिकुलम है वो 5% पार्ट रेटिकुलम होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि रेटिकुलम गाय के पाचन तंत्र का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो 5%। दो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 80% भाग जो होता है रुमेन होता है आमाशय का, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ सकता है कि गाय के आमाशय का सबसे बड़ा भाग या रुमेन कितना प्रतिशत भाग अकेले कवर करके रखता है, तो वह है 80%, और रेटिकुलम कितना प्रतिशत भाग कवर करके रखता है, तो वह है 5%। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन एटलीस्ट आता ही है हर बार के क्वेश्चन में ये देखा गया है, जो फीमेल होती है गाय, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो अंडवाहिनी की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, अब गर्भाशय श्रृंग की लंबाई होती है 35 से 40 सेंटीमीटर, गर्भाशय काय की लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, और व्यास जो होता है वो होता है 3 से 4 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर बार इससे पूछता है। और अगला पार्ट है अग्र योनि। अग्र योनि की जो लंबाई होती है वो होता है 25 से 30 सेंटीमीटर। और नर जनन तंत्र जो अंग होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाली चीज़ है वो है अवत्राह आकोच का आकार कैसा होता है। तो अवत्राह आकोच का जो आकार होता है वो एस आकार का होता है। और जो नर जनन तंत्र में स्क्रॉटम होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो उसके बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 8 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और जो उसका शिश्न या पेनिस की जो लंबाई होती है वो होती है 3 फीट, और उसका जो व्यास होता है वो होता है 1 इंच। अब देखते हैं गाय के कुछ मुख्य नस्लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। गाय की जो नस्लों को हम लोग बहुत प्रकार से डिवाइड करते हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उन प्रकारों का बात करूंगा। मिल्च ब्रीड, ड्रॉट ब्रीड, डुअल पर्पस। मिल्च ब्रीड मतलब जो दूध देने वाली नस्लें होती है, ड्रॉट ब्रीड मतलब जो भारवाही नस्लें होती है जिनका उपयोग भार वहन के लिए किया जाता है, और तीसरा होता है डुअल पर्पस मतलब जो दूध भी देती हो भार भी वहन करती हो, ऐसी नस्लें। तो जो दूध देने वाली ब्रीड्स हैं, बहुत फेमस ब्रीड साहीवाल, गिर, रेड सिंधी और थारपारकर, ये 4 सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली ब्रीड्स हैं। ये इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, हमारे भारत की ही नस्लें हैं। भार वहन करने के लिए है अमृत महल, केनकाथा, डांगी और मालवी। और जो डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं, द्विकाजी नस्लें जिनको बोला जाता है, जिनका उपयोग हम दूध के लिए भी करते हैं और भार वहन के लिए भी करते हैं, वो है थारपारकर, हरियाणा और कॉन्करेज। हमने गाय के इंपॉर्टेंट ब्रीड्स देख लिए हैं। गाय के जो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं जो आ सकते हैं, उनके जो प्रति बयान कितना दूध देता है उसके अधिक जानकारी के लिए, उसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे इस एग्री गुरुज के चैनल में एक पुराना वीडियो डला होगा, अभी करंटली डला है, उसको देख लेंगे तो आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं मेन ब्रीड्स ऑफ बफेलो। भैंस की मुख्य नस्लें आप लोगों को पता होगा, हमारे भारत में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर भैंसें पाई जाती है तो वो हमारे भारत में ही पाई जाती है। हमारे भारत के कुछ ब्रीड्स हैं मुर्रा, सुरती, मेहसाना, जाफराबादी और भदावरी। भदावरी के दूध में सर्वाधिक मिल्क फैट परसेंटेज होता है, इसको याद रखेंगे। और यदि क्वेश्चन आए किस भैंस में गलकंबल पाया जाता है, तो वो एक लौता भैंस है जिसमें गलकंबल या डिवलेक्ट प्रेजेंट होता है, वह है जाफराबादी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और यदि पूछा जाए किस कौन से भैंस में सर्वाधिक दूध देने की क्षमता होती है प्रति बयान, मतलब वो एक बयान में सर्वाधिक दूध देती है, तो वह है मुर्रा। अधिकतर इसी को पाला जाता है। 1300 से 2600 लीटर प्रति बयान ये दूध प्रोड्यूस करती है। सुरती देती है 1400 से 1600 लीटर। मेहसाना देती है 1300 से 1800 लीटर। जाफराबादी का दूध प्रोडक्शन होता है 1300 से 1400 लीटर, और भदावरी का होता है 1100 से 1300 लीटर। आप लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है, भदावरी के दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत होता है, जाफराबादी में
इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है उसका, ड्यूलिप मतलब गलकंबल पाया जाता है। और सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, तो 1300 से 2600 लीटर के साथ मुर्रा। कैटल के ब्रीड्स का हम लोग जो ब्रीडिंग का कार्य होता है उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं। इन ब्रीडिंग जो कैटल्स में कराया जाता है उसका अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, जो पीटी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि उसमें रेशियो कितना रखा जाता है, 1:2:1। ग्रेडिंग अप में 7 से 8 जनरेशन के बाद हमको प्योर नस्ल प्राप्त हो जाता है। और क्रॉस का फर्स्ट टाइम क्रॉस जो 2 ब्रीड को क्रॉस कराया गया था वो है आयरशायर और पटना की जो लोकल ब्रीड है उसके क्रॉस से हमको मिला था टेलर। फिर अगला हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हॉलिस्टीन फ्रीजियन का क्रॉस साहिवाल से कराया गया है तब हमको मिला था फ्रिंजवाल। फिर अगला है भैंस का MSM, आप लोगों को पता होगा। मुर्रा का क्रॉस जब सुरती से कराया गया था तब हमको मिला था मेहसाना। अब हम 2 ऐसे जो एग्जाम्पल्स देखते हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। ये भेड़ का क्रॉस है जो सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कराया गया था। राम बोले और मालपुरा के क्रॉस से हमको अविकालीन नाम की ब्रीड मिली थी। और राम बोले या मेरिनो 2 में से किसी एक के क्रॉस जब बीकानेरी से कराया गया था तब हमको अविवस्त्र नाम की ब्रीड मिली थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट अब जो एग्जाम्पल है, बिल्कुल याद रखेंगे इसको, हॉलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के क्रॉस से हमको मिला था करन फ्रिंज। अगला एग्जाम्पल इसी की तरह इम्पॉर्टेंट है, वह है भदावरी नहीं, ब्राउन स्विस क्रॉस साहिवाल। ब्राउन स्विस का क्रॉस जब साहिवाल से कराएंगे तब हमको मिलेगा करन स्विस। अब अगला जो है एग्जाम्पल वह है जर्सी क्रॉस रेड सिंधी, इसके क्रॉस से हमको मिला था जर सिंध। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर बार एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसको हम देखते हैं। जो टॉपिक का नाम है डिजीज ऑफ काऊ एंड पोल्ट्री, मतलब जो बीमारियां गाय या कैटल्स में होती है और वो बीमारियां जो पोल्ट्रीज में होती है। ठीक है, इनको हम 2 तरीके से, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, जो जिस तरीके से व्यापम या पीएटी के क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है। पहला, ये कैटल्स में होने वाली बीमारियां हैं वायरल डिजीजेस और बैक्टीरियल डिसीज। ठीक है, वायरस से होने वाली कौन सी डिजीज जो इंपॉर्टेंट है, FMD मतलब फूट एंड माउथ डिजीज। दूसरा है रिंडर पेस्ट, RP, याद रखेंगे। बैक्टीरियल डिजीज है ब्लैक क्वार्टर, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, एंथ्रेक्स और मेस्टाइटिस। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। FMD फूट एंड माउथ डिजीज, इसमें क्या होता है, मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा छाले बन जाते हैं और जो गाय होती है उनके खुरों के पास छाले पड़ जाते हैं जिससे उसको चलने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। रिंडर पेस्ट, जिसको हम पशु प्लेग के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी, इसका जो लक्षण है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को पता होगा, बीमारियां कहा जाता है, बीमारियां अधिक उम्र वाले पक्ष इंसानों में या जानवरों में, जिसका उम्र ज़्यादा होगा उनको बीमारियां ज़्यादा होती है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारियों में से एक है ब्लैक क्वार्टर लंगड़ी, जो जितने यंग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। और ये मांस वाला जो पोर्शन होता है, जैसे उनके जो गाय या कैटल से जिस भाग में मांस सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर ये होता है। इसका जो लक्षण है, मेन लक्षण ये है, ये जिस मांसल भाग में होता है वहाँ पर गैस भर जाता है और उस पार्ट को दबाने से चड़चड़ाहट की आवाज़ आती है। और यदि हम उस पार्ट को एक ब्लेड से कट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सड़े हुए अंडे के समान बदबू या सड़े हुए मछली के समान बदबू आती है, जो इसका प्राइम आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है। फिर है हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया गलघोंटू, ये आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे गाय या भैंस जो होते हैं उनके गलों में एक सूजन आ जाता है, जिसके कारण उनको खाना खाने में या पानी पीने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, जिससे उनका खाना पीना छूट जाता है। और एक समय के बाद अगर सही ट्रीटमेंट ना हो तो एक समय के बाद उस इन्फेक्टेड जो एनिमल है, कैटल है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा सबसे खतरनाक बीमारी एंथ्रेक्स, इसको बोला जाता है, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है कि इसमें पोस्टमार्टम बिल्कुल अवॉइड किया जाता है, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है।
शरीर के जितने भी प्राकृतिक छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, वहाँ से काला कलर का, ब्लैक कलर का ब्लड निकलता है, पूरी तरीके से ब्लैक। और इसका ये इतना ज़्यादा खतरनाक एंथ्रेक्स इसलिए है क्योंकि आज यदि आप अपने शाम को अपने कैटल को देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे से खड़ा है, वो रात भर में उसको इन्फेक्शन हुआ, वो सुबह आपको उसकी डेड बॉडी मिलेगी। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। इसमें जो जानवर मर जाता है उसको लगभग 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे में डालकर ऊपर से तमाम ऐसे डिसइंफेक्टेंट डालकर उसको ऊपर से फिर ढका जाता है ताकि ये दूसरे जानवरों के कांटेक्ट में नहीं आए। तीसरा जो अंतिम बैक्टीरियल है वो है मैस्टाइटिस, जिसको आप थनैला रोग के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में जो गाय का थन है वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है, उसमें दूध सही से पास नहीं होता। आप यदि जैसे नॉर्मल स्टेट में अगर हम गाय के थन को छूकर देखेंगे वो सॉफ्ट होगा, लेकिन इस बीमारी के होने के बाद वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसमें से उसके जो डक्ट्स होते हैं उसमें से दूध पास नहीं होता। अगला हम देखते हैं, ये हो गया कैटल का। अगला जो है वो है पोल्ट्री का, जिसमें डिजीज़ को हम बांटे हैं वायरल के बेस पे, बैक्टीरिया के बेस पे, फंगस के बेस पे, प्रोटोजोआ के बेस पे और पैरासाइट्स के बेस पे। वायरल डिजीज़ेस जो पोल्ट्रीज में होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हैं जो हैं रानीखेत, चिकन पॉक्स, मैरेक्स, गम्बेरो और ब्रोंकाइटिस, ये वायरल डिजीज़ हैं पोल्ट्री के। फिर आता है बैक्टीरियल डिजीज़। पहला है रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस लेने की बीमारी जो होती है। दूसरा होता है पुलोरम, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। फिर होता है फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ मात्र एक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि पोल्ट्रीज में निम्न में से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो फंगस से होती है, तो एस्परजिलोसिस बीमारी फंगस से होती है पोल्ट्रीज में। अगला जो टाइप है वह है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, ये क्वेश्चन में आ चुका है कि निम्न में से कौन सी प्रोटोजोअल डिजीज है मुर्गियों की, तो वो है कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है मुर्गियों में। और लास्ट हम देखते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पैरासिटिक मतलब ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पे अपना डिपेंड होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, उन पर डिपेंड होते हैं। तो ये कुछ हैं जैसे माइट्स, जिसको हम पिस्सू के नाम से भी जानते हैं। और अगला है वर्म्स, अर्थवर्म्स या कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि, जो उनके इंटेस्टाइन में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और जो मुर्गी के खाने हैं उससे खाना ग्रहण करते हैं। गाय को जो मेन पर्पस के लिए पाला जाता है वो हमारा अगला टॉपिक है मिल्क। इससे जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि मिल्क बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, यदि क्वेश्चन शीट में आपसे ये पूछा जाए कि दूध का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आंसर होगा फैट या वसा या चिकनाई, इसको हिंदी में चिकनाई भी बोला जाता है। दूसरा है कॉस्टली प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, मतलब दूध का सबसे महंगा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, वो होता है घी, जिसमें इससे ज़्यादा जो यहाँ लिखा हुआ है 0.5% पानी, उससे 1.1% में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आइडियल है, इतना परसेंट पानी ही घी में होना चाहिए। लैक्टोमीटर, जो आप लोगों को पता होगा, लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व का नापने के लिए 15.5 डिग्री सेल्सियस पर ये नापा जाता है। और इसमें जो गाय के दूध का रिलेटिव डेंसिटी, क्वेश्चन में आप लोग जानते भी होंगे, पुराने क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है इसको, 1.032 रिलेटिव डेंसिटी होना चाहिए 15.5 डिग्री सेल्सियस पर। और इसी टेम्परेचर पर जो फैट का रिलेटिव डेंसिटी है वो है 0.92 और सेपरेटा मिल्क, सेपरेटा दूध का है 1.037, ये है रिलेटिव डेंसिटी। अगला है, रोक दो भाई, जो स्पेक्ट्रोमीटर का 1.037, उसके बाद अगला है जो ब्यूटारोमीटर होता है, उसका
जो प्रोसेस होता है वो यूज़ किया जाता है, आप लोगों को पता होगा या याद होना चाहिए, फैट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए कि दूध में कितना फैट परसेंट है उसको ज्ञात करने के लिए ब्यूटारोमीटर का यूज़ किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस उपकरण में या इक्विपमेंट में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है डेयरी के कार्य के दौरान। तो ब्यूटारोमीटर में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है क्रीम सेपरेटर, जिसका उपयोग होता है क्रीम सेपरेशन के लिए, दूध से क्रीम को निकालने के लिए क्रीम सेपरेटर का उपयोग किया जाता है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो है क्रीम सेपरेटर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। दूध में कैरोटीन की मात्रा, कैरोटीन आप लोगों को पता होगा, दूध में कैरोटीन के कारण जो हल्का सा पीला रंग होता है दूध में, वो कैरोटीन के कारण होता है। ये 3.2 से 7.4 मिलीग्राम पर ग्राम इसकी मात्रा होती है। दूध विटामिन सी और आयरन, दूध विटामिन सी और आयरन का सबसे खराब सोर्स है। खराब सोर्स है मतलब ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो दूध में नहीं पाए जाते। फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे रिलेटिव डेंसिटी था अपेक्षित घनत्व, वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। दूध का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.018 से 1.036, 15.6 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो था ये गाय के दूध का है। अगला है भैंस के दूध का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.018 से 1.038, 15.6 डिग्री सेल्सियस पर। और एक पॉइंट जो याद रखने वाली बात है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाता है जैसे जैसे दूध का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम दूध को गर्म करते जाएंगे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लगातार कम होती जाएगी। इसके पहले हमने देख लिया था सिलेबस में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं वो। अब हम देखते हैं कुछ IMP पॉइंट्स जो आने कंफर्म ही होते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं, कुछ घुमावदार होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। पहला है पोल्ट्री मैन्योर। पोल्ट्री मैन्योर जो होता है, पोल्ट्री का जो बीट होता है उसका एक्सक्रीटा होता है, उससे हम लोग बहुत अच्छा मैन्योर या कंपोस्ट तैयार करते हैं, जिसमें NPK का जो रेशियो होता है 3:2:2। लोअर स्ट्रक्चर ऑफ पोल्ट्री ईयर, जो मुर्गी का कान होता है उसके नीचे आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर होता है सफ़ेद कलर का, सफ़ेद नीला कलर का, जिसको बोला जाता है ईयर लोब। पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑफ पोल्ट्री लेग, जो मुर्गी के या मुर्गों के पैरों में एक उनके नाखूनों के अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है इस शेप में कुछ मुड़ा हुआ, उसे बोला जाता है शैंक। और वाइट लेग हॉर्न पूरे वर्ल्ड में एग प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है। ये एक साल में लगभग 400 से 450 एग ये प्रोडक्शन दे देती है। ब्राउन शेल होता है, अगर क्वेश्चन आए कि किस मुर्गी के अंडे का ऊपर का शेल भूरे कलर का होता है तो वह है PMR, मतलब प्लाई माउथ रॉक। फिर अंडे का जो वेट होता है, अंडे के वेट के अकॉर्डिंग ही अंडे का शेप को हम जज करते हैं। इसको याद रखिएगा कि अंडे के आकार को हम किससे नापते हैं, यहाँ सेंटीमीटर, फीट या mm नहीं होता, यहाँ पर अंडे का जो आकार होता है उसको अंडे के वेट से ही नापा जाता है। ये एक फॉर्मूला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। C/5 = F-32/9। फिर है पोल्ट्री हाउसिंग, जो पोल्ट्री के लिए हम घर बनाते हैं उसमें ह्यूमिडिटी जो होती है उसको हम लोग को 40 से 60% हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। उससे ज़्यादा होने पर बीमारियों का होने का खतरा ज़्यादा होगा, उससे कम होने पर मुर्गियों के शरीर से बहुत जल्दी पानी जो है वो लॉस होने लगेगा, जिससे उनमें डिहाइड्रेशन होकर उनकी मृत्यु हो सकती है या हो जाएगी। फिर जो है जो यंग स्टॉक होते हैं, जो कम उम्र के मुर्गे होते हैं, मुर्गियाँ होती है, और अधिक उम्र के मुर्गियों के दो घरों के बीच 18 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अंगोरा एक बकरी की प्रजाति है जो मोहेर का उत्पादन करती है, मोहेर नामक रेशे का उत्पादन करती है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का रेशा होता है। और याद रखिएगा कई बार ये पूछा जाता है
कि पश्मीना जो होती है वो गाय बोल रहा हूँ, पश्मीना जो है वो भेड़ की ब्रीड है या बकरी की। तो याद रखिएगा पश्मीना को ही हम कश्मीरी बोलते हैं और ये एक बकरी की ब्रीड है। फिर आता है आर्टिफिशियल वेजाइना, कृत्रिम योनि, जिसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ये आइडियल टेम्परेचर है। और आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड जो है सीमेन कलेक्शन का सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें बिना किसी लॉस के पूरा का पूरा सीमेन कलेक्ट हो जाता है और कलेक्ट होने के बाद उसको डाइल्यूटर में डालकर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर हम प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन में जब हम लोग उसको डाइल्यूटर मिलाते हैं तो डाइल्यूटर में एक और चीज़ मिलाया जाता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या करता है, क्रायो प्रोटेक्टेंट का काम करता है, जो स्पर्म्स होते हैं उनको नष्ट नहीं होने देता, बिकॉज -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में वो हो सकता है ब्रेक हो जाए, लेकिन उनसे उसको बचाता है ग्लिसरॉल। और गायों की या भैंस की या सांड की, बैल की जो टेस्ट करने के सबसे बेस्ट मेथड है वो है टीथ मेथड है। उससे हम लोग उसके एज का लगभग 95 to 99% एक्यूरेट हम एज ज्ञात कर सकते हैं। और जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके अपर जॉ में इंसाइजर और केनाइन दांत नहीं पाए जाते, उसके जगह पे डेंटल पैड पाया जाता है। देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। गायों को जो चारा दिया जाता है, लेग्यूम और नॉन लेग्यूम क्रॉप्स में जो रेशियो होना चाहिए साइलेज और हे बनाते वक्त, साइलेज बनाते वक्त नॉन लेग्यूम और लेग्यूम दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं। वो रेशियो है लेग्यूम का 3 भाग और नॉन लेग्यूम का 1 भाग मिलाकर हम साइलेज तैयार कर सकते हैं। साइलेज तैयार हो जाता है 1 मीटर क्यूब के एरिया में 400 किलोग्राम तक साइलेज हमारा तैयार हो जाता है। दूध के फैट का, मिल्क फैट का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब वो तापमान जिसमें दूध का जो फैट है वो पिघलना चालू होता है, वो है 33 से 35.5 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 91.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर ये होता है। और दूध का जो फैट होता है, मिल्क फैट में 98 से 99% जो होता है वो होता है ग्लिसरॉइड। और जो फैटी एसिड होता है, दूध में फैटी एसिड 64% होता है और फॉस्फोलिपिड की मात्रा दूध में 0.1% होती है। दूध का जो सफ़ेद कलर होता है वो होता है केसिन के कारण, केसिन प्रोटीन के कारण दूध में सफ़ेद रंग होता है। और उसमें जो दूध में मिठास होता है, जो मीठापन होता है हल्का सा, वो फ्रक्टोज के कारण होता है। और दूध में जो एक फ्लेवर होता है, आप लोग जब दूध या दूध के किसी भी प्रोडक्ट को खाते हैं या कंज्यूम करते हैं तब आपको एक अलग से फ्लेवर पता चलता होगा कि हाँ ये दूध से बना हुआ है। वो फ्लेवर होता है लैक्टोज के कारण। और गाय के और भैंस के दूध का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब वो टेम्परेचर जिसमें वो दूध जम जाता है, वो है गाय का -0.512 डिग्री सेल्सियस से -0.572 डिग्री सेल्सियस पर। और भैंस के दूध का होता है -0.521 डिग्री सेल्सियस से -0.575 डिग्री सेल्सियस पर वो जम जाता है। और गाय के दूध का पीएच होता है 6.4 से 6.6 और बफेलो का होता है 6.6 से 6.8। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हमने बताए हैं, इसके पहले जितने भी हमने टॉपिक कवर किए, आप एग्ज़ाम के अंतिम कुछ घंटों में 1 या 2 घंटे पहले इस वीडियो को समय निकाल कर बिल्कुल देखें, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ ही मैं एग्ज़ाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। ध्यान रखिएगा, प्रेशर में नहीं आइएगा, सिर्फ अपने मम्मी पापा को याद करके, आपने जो मेहनत की है उस चीज़ को याद करके एग्ज़ाम में अपीयर होइएगा। और अंडर 50 सब के सब आइएगा। और मतलब ये कोशिश करिए आपका जो मेहनत हुआ है वो खाली ना जाए। ऑल द बेस्ट। एग्री गुरुज की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद हमारी तरफ से। बहुत अच्छा करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। थैंक यू।